कि जी कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स में कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो छूट गई थी उनको भी इस वीडियो में समराइज कर रहे हैं। जैसे एक बता रखा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ये क्या है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमर्स है, आपको पता है ना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा। अब कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स होते, कभी कभी ये क्वेश्चन आया था, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है जब, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, स्वीटनेस दिखाने लगते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन था जब आ रखा था, मैंने इसकी कंपाइलेशन में डाल दिया था अपने उसमें, ठीक है। और म्यूटा रोटेशन से संबंधित भी दो तीन क्वेश्चन आप ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन तो म्यूटा रोटेशन मैंने ग्लूकोज का आपको पढ़ाया ही था, है ना, ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओपन चेन या बेयर जो फॉर्मूला होता है ना ऊपर वाला, ठीक है ना, वो 0.02% होता है। मैंने आपको पहले से बता रखा उसका कंट्रीब्यूशन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वो आ रखा था। एक ग्लूकोज के बारे में आ रखा था, ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट में, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना, इसमें ही क्या करता है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट में ही म्यूटा रोटेशन शो करता है, ठीक है ना। और एक आध और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो म्यूटा रोटेशन से संबंधित, म्यूटा रोटेशन कौन कौन दिखाते हैं, तो इसमें देखिए जी फ्रक्टोज भी दिखाता है, फ्रक्टोज भी दिखाता है ग्लूकोज के अलावा, और गैलेक्टोज दिखाता है, मैनोज दिखाता है, मैनोज दिखाता है, यहाँ तक कि माल्टोज, माल्टोज, और क्या दिखाता है, एक लैक्टोज भी इसको दिखाता है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं, म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कौन नहीं दिखाता, तो उसमें सीधा नाम आ जाना सुक्रोज का, ठीक है ना। और ये इन्वर्टेड शुगर भी बनाता है, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा सुक्रोज को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, इतने क्वेश्चंस तो म्यूटा रोटेशन से संबंधित ध्यान रखना। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट लेब्री डी ब्राइन वान एस्टिन, ठीक है ना। तो लेब्री डी ब्राइन ये किस तरीके का कन्वर्जन है ये, तो ये याद रखना, फ्रक्टोज जब हमारी बॉडी में जाता है, फ्रक्टोज की बात कह रहे हैं, फ्रक्टोज जो है वो बेसिक मीडियम में, खासतौर से NaOH की प्रेजेंस में फ्रक्टोज क्या होता है, वो बना देता है अपने आप में डी ग्लूकोज, ग्लूकोज, और एक और साथी बनाता है इसका डी मैनोज, ठीक है ना। ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसे लेब्रे डी ब्राइन कहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज जो है डी ग्लूकोज और डी मैनोज बनाता है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो आपने ये तो समझ लिया कि ये बेसिक मीडियम में बनाता है, मीडियम में बनाता है। एक चीज़ यहाँ पे भी ध्यान दे दो, देखो ग्लूकोज और मैनोज मैंने आप लोगों को बनाया था, ये क्या है, एपीमर्स हैं, ये बताया था मैंने आपको, एपीमर्स है। और एपीमर्स भी कैसे हैं, 2 एपीमर्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को, लेब्रे डी ब्राइन प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, एपीमराइजेशन भी बोल सकते हैं, एपीमराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और कुल मिला के अगर आप देखो आइसोमेरिज्म की दृष्टि से, तो फ्रक्टोज में क्या था, कीटोन ग्रुप था, और बाकी इन दोनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये एक तरीके से टॉटोमेरिज्म भी कहलाया जा सकता है, क्या, इसको टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। तो टॉटोमेरिज्म की ये कौन सी वो दिखा रहा है, टॉटोमेरिज्म दिखा रहा है, ठीक है ना। या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो आप इसको। हालांकि फंक्शनल आइसोमर्स तो ये दोनों हैं, लेकिन इनमें जो अपना आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो ये हो रहा है, इसको टॉटोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मीडियम चेंज होते ही, तो ये भी लेब्रे डी ब्राइन के बारे में आप याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं किलर फिशर सिंथेसिस में। अभी किलर फिशर सिंथेसिस को आपने किस रूप में याद रखना है, ये क्या करती है, एक कार्बन, 1 कार्बन एनहेंस करती है, ये एनहेंसमेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स है, इन कार्बोहाइड्रेट्स में 1 कार्बन एनहेंस करने का मतलब क्या है, अगर आप पे एल्डो पेंटोज है मान लो, है ना, पेंटोज है ये, है ना, तो उससे क्या बनाएगी, ये एल्डो हेक्सोज बनाएगी। समझ में आ गया, मतलब जैसे ग्लूकोज को बना देगी, ये किससे बना देगी, पेंटोज से। पेंटोज में रेबिनोज वगैरह मैंने आपको बता ही रखा, ठीक है ना, रेबिनोज वगैरह, तो इनसे जो है पेंटोज से हेक्सोज बनाने का काम करती है कौन, किलर फिशर सिंथेसिस। वैसे तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, इतना ही बहुत है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर इसकी मैकेनिज्म मैं हल्के से बता दूं आपको, ताकि कभी कभी कोई चीज़ें दिमाग में अटक जाती है, और ये सरल चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ज़्यादातर रिएक्शनों की आपको मैकेनिज्म, जैसे आप लेब्रे डी ब्राइन की मैकेनिज्म पूछोगे तो मैं उसमें नहीं घुसा रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इससे संबंधित नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरा काम ये भी है आपको कि क्या न पढ़े वो भी बताना है आपने ना। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमने देखो साइनाइड HCN जोड़ दिया, क्या, हाइड्रोजन HCN जोड़ दिया, हाइड्रोजन साइनाइड। अब आप जानते हैं ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है, ये तो आपको पता ही है एल्डिहाइड्स के केस में, ठीक है ना। तो एक O के साथ H चला गया, है ना, और ये CN, तो साइन हाइड्रिन बोलते हैं इसको, साइन हाइड्रिन, ये तो आपको पता ही है, इतनी बात आपको पता है। अब जो CN आ गया, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा ले, एसिड हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस जो भी बोलो आप इसको, तो CN हो जाएगा COH में कन्वर्ट। आपको पता है साइनाइड हो, CN हो, या फिर CONH2 हो, या फिर
कोई भी हो, एस्टर्स हो, COOR हो, मतलब एसिड के जो भी डेरिवेटिव होते हैं ना, COCl हो, इन सब के एसिड हाइड्रोलिसिस पे आपको पता है एसिड मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पे साइनाइड से हमने यहाँ क्या बना दिया, हम एक एसिडिक ग्रुप बना दिया। और इस एसिडिक ग्रुप से आपके क्या करना है, हमने इसको रिड्यूस कर दो। तो रिड्यूस करते हैं एसिड को एल्डिहाइड में, किसकी हेल्प से, किसकी, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 कार्बन वाले को 6 कार्बन पे, मतलब पहले तो साइनाइड जोड़ करके बढ़ा रहे हैं और फिर वहीं से COH के थ्रू CHO तक लेकर के आ रहे हैं। तो इसका नाम किलर फिशर सिंथेसिस है। अब जैसे अभी हमने एक कार्बन बढ़ाया है बच्चों, तो इसी तरीके से एक कार्बन हम घटा भी सकते हैं। तो इसका नाम हो जाता है रफ डिग्रेडेशन, याद रखना, उसको बोलते हैं हम उस कंडीशन में रफ डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होगा आपका, एल्डोहेक्सोज से इस बार क्या बनाना है आपने, एल्डोपेंटोज बनाना है, ठीक है ना। तो 6 कार्बन से C6 वाले से C5 बनाना है आपने, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको एक कार्बन की कमी करनी है इसमें। अब ये करोगे कैसे आप, ये देखो, इसकी भी हल्की सी मैकेनिज्म मैंने बता रखी। ये एक एल्डिहाइड है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, मतलब एसिड, मतलब क्या कर दिया हमने, इसकी ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ऑक्सीडेशन हम आपको पता ही है, एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए जनरली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन, वाटर कर सकते हैं यूज, PCC PDC यूज कर सकते हैं ना, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, है PCC PDC, कोलिन्स रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट, है ना। ये सारे के सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में कौन आते हैं, H2SO4 का सोल्यूशन आता है, और मतलब क्रोमिक एसिड का सोल्यूशन आता है, या फिर KMNO4 आता है, या फिर एक और क्या कह सकते हैं उसमें, ये सब लोग आते हैं, HNO3 भी आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आते हैं। अब हमारे पास एसिड हो गया, अब हमने इस एसिड का कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा के कैल्शियम सॉल्ट बना दिया, देखो कैल्शियम सॉल्ट बना दिया। अब इस कैल्शियम सॉल्ट का हमने क्या किया, डिस्टिलेशन किया। तो डिस्टिलेशन में हमें COOH ये मिल गया, ऑन डिस्टिलेशन हमारे को COH मिल गया, ठीक है ना। और COH मिलने के बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद -CO2 उड़ा दिया, मतलब ये CO2 उड़ा दिया। तो आपको पता है लाइम वाटर से NaOH + CaO है ना, इसकी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो, CO2 को हटा करके H को केवल यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। कहने का मतलब हुआ क्या, एक कार्बन कम हो गया, CO2 हटने से एक कार्बन कम हो गया ना। तो ये आपका जो हो गया, 6 कार्बन की जगह 5 ही कार्बन का स्केलेटन रह गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की एक आध बात जो छूट गई थी वो डाली, और कुछ प्रोटीन में भी छूटी हुई बात है, मैं उसको भी डाल देता हूँ यहाँ पे साथ साथ, ताकि जो है हमारे लिए ये क्वेश्चंस भी मतलब दिक्कत ना करें। तो जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप लोग समझ लो, जो बायो वाले हैं ना वो जरा ज़्यादा जानते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मेथड होते हैं, ये अमीनो एसिड्स के सेपरेशन में काम आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स की तो थोड़ी जल्दी से आप समझ लो कहानी। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई, मान लीजिए अमीनो एसिड्स का मिक्सचर है ना, अमीनो एसिड्स का मिक्सचर। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ज्यूटर आयन की फॉर्म में होते हैं, और ज्यूटर आयन मतलब प्लस माइनस आयन। मगर जैसे ही इनकी पीएच चेंज करते हैं, तो या तो प्लस ही चार्ज रह जाता है इसमें, या माइनस ही चार्ज रहता है। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा ही रखा है पीछे, है ना। अब उसके बाद क्या होते हैं, ये इसके बाद क्या करते हैं, इनको ट्रैवल करवाते हैं एट अलग अलग PI, है ना, PI में ट्रैवल करवाते हैं, और इस तरीके से इनका सेपरेशन करते हैं। मगर सेपरेशन के दौरान क्या होता है, अमीनो एसिड्स खत्म हो सकते हैं, मतलब वो टूट सकते हैं, डिग्रेडेट हो सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, कुछ जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स हैं उनकी मास्किंग वगैरह करते हैं, मतलब जिसको हमने सेपरेट करना है उनके लिए क्या करते हैं, मास्किंग करते हैं। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए यूज होती है। एक तरीके से क्रोमेटोग्राफी की ही रूप हो गया। इसमें भी एक जेल होता है, और जेल के थ्रू अक्रॉस ही, मतलब इसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं। साइज और जो आयनिक ग्रेडियंट होता है उसके ऊपर डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जो प्लेट होती है बना रखी है उन्होंने जेल की, इसके दोनों तरफ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पैदा करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग इसको बैटरी से जोड़ दिया, आप समझ ही रहे हो। तो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पैदा करते हैं, तो कुछ उस PI में प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। इस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं अपने अपोजिट चार्जेस के लिए, ठीक है ना। ऐसे करके वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे अंडरवेंट द सेपरेशन ऑफ दिस अमीनो एसिड्स। तो ये बात तो आप समझिए। इसके दौरान अमीनो एसिड्स को बचाए रखने के लिए, कभी टूट ना जाएं वो, उसके लिए एक केमिकल यूज़ करते हैं, वो इसका नाम भी आपने याद करना है। ये वैसे सीधा भी याद, SDS याद रह जाएगा आपको, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आप निकाल लोगे। इसका नाम है सोडियम डोडेसाइल, ठीक है ना, याद रखना, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इसका नाम है, ठीक है ना। ये एक अमीनो एसिड्स को मास्क करने के लिए, मास्किंग ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है जी। ये अमीनो एसिड्स की मास्किंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स की मास्किंग के लिए ये यूज होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ठीक है। मास्किंग मतलब
उसके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को क्या करते हैं, ये मास्क कर देते हैं ताकि वो क्या ना हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डिग्रेडेट ना हो, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उसकी लॉस्ट ना हो, इसके लिए इसको डाला जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से वो मतलब एक प्रिजर्व कर दिया, उसके नेटिव स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, नेटिव स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया, ठीक है, एक बात। और अगर आपने उसको मास्क कर लिया तो कल के दिन आपके यूज में कैसे आएगा वो, तो फिर उसको डीमास्किंग भी किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो एसडीएस की जो एसडीएस जो मास्क कर देता है, उसकी डीमास्किंग करने के लिए आपको डाई साइक्लोहेक्साइल, ठीक है ना, ये केमिकल डालना पड़ता है, डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड, है ना। तो ये चीज भी याद रख लो, डाई साइक्लो कार्बोडिमाइड, डीसीसी डालना पड़ता है, ठीक है ना। एसडीएस और डीसीसी दो केमिकल्स भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे आइए फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानिए। फंक्शनल ग्रुप्स जो फंक्शंस क्या होते हैं, सॉरी, इसके अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स के फंक्शंस। तो प्रोटीन्स के फंक्शंस तो देखो जनरली बहुत सारे फंक्शन आपको पता ही होंगे। जैसे एक तो ड्रग रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं ये, है ना। हमारी बॉडी में जैसे ही कोई दवाई जाती है तो उसको पकड़ करके रखने का काम कौन करते हैं, वही तो चैनल होते हैं जो इनको पकड़ते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं। बाकी प्रोटीन का मैंने आपको एंजाइम्स और हार्मोन्स का काम तो बता ही रखा था, ये तो काम होता है। इम्यूनिटी एजेंट्स के रूप में भी काम करते हैं। मतलब देखो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जो बनती है वो भी तो कुछ प्रोटीन्स ही होते हैं, तो एंटीबॉडी के रूप में भी तो ये काम करते हैं। इसी तरीके से हम इसका और काम क्या बता सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के रूप में काम करते हैं। कौन प्रोटीन्स जो है ट्रांसपोर्ट एजेंट के रूप में काम करते हैं, या फिर कैरियर्स के रूप में काम करते हैं। कैरियर्स के रूप में याद रखना, हमारी बॉडी में बायोकेमिकल्स को इधर से उधर जाने के लिए, मतलब अक्रॉस द सेल जाने के लिए, या एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए वो फ्री फॉर्म में नहीं जा सकता, उसको कुछ कैरियरों से जुड़ करके जाना पड़ता है, जो इनके ट्रांसपोर्टर होते हैं एक तरीके से। तो उसका काम ये करते हैं। और बाकी कैटालिसिस का काम तो हम करते ही, जैसे मैंने एंजाइम्स का काम कर लिया तो कैटालिसिस का काम भी हो ही गया इनका, है ना। तो कैटालिसिस का काम भी आप इसको बोल सकते हो। तो इतने सारे काम तो अमीनो एसिड्स के मतलब फंक्शंस के रूप में या प्रोटीन के फंक्शन के रूप में आप जान ही सकते हैं। अब आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट नाम कभी कभी आपको टक्कर सकता है क्वेश्चनों में, स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। तो याद रखना, ये अल्फा अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए स्ट्रैकर्स, क्या नाम है, स्ट्रैकर्स सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रैकर्स मेथड कोई लेबोरेटरी मेथड है जिससे कि अल्फा अमीनो एसिड्स बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में। याद रखना, हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन के बारे में हमें क्या पता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ठीक है ना। मगर कहाँ पे कराता है, इरिथ्रोसाइट में, इरिथ्रोसाइट्स में, ठीक है ना। तो इरिथ्रोसाइट्स में जो हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो ऑक्सीजन का क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। मगर मसल्स की अगर बात करें, मसल्स की, तो मसल्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने वाले एजेंट का नाम होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन लगभग एक दूसरे के भाई भाई लग रहे हैं। और ट्रांसफेरिन क्या करता है, फेरिन मतलब आयरन का जो है ये ट्रांसफर करता है। तो आयरन को कैरी करने के लिए जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है वो होता है ट्रांसफेरिन। ये कब कब यूज़ होते हैं, ये तब यूज़ होते हैं जबकि एब्जॉर्प्शन वगैरह टेक प्लेस करता है, मेटलों को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए इस तरीके के कैरियर एंजाइम्स होते हैं, मतलब कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का काम है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये याद रखना, पॉलीपेप्टाइड को ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। मतलब आप इसको PTA ऐसे नाम से याद रख लो, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड्स बनाने के लिए ट्रिप्सिन यूज होता है पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है ना। इसी तरीके से पेप्सिन जहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये करता है प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है, पॉलीपेप्टाइड्स। अब देखो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन है ना, तो इनको तोड़ तोड़ के सिंपलर मतलब थोड़े छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में बदलने का काम करता है पेप्सिन, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन हार्मोन को तो आप जानते हो, ये T4 के नाम से जाना जाता है ना, थायराइड बढ़ गया, थायराइड घट गया, ये वाला हार्मोन है। तो ये एक अमीन हार्मोन है, ऐसा हार्मोन है जो कि ऐसा प्रोटीन है जो कि एक अमीन है, ठीक है ना, अमीन हार्मोन है, ठीक है ना। और आपने सुना हुआ है ये इसके अंदर आयोडीन भी होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, ये सब बोलते हैं ना, तो यही है वो आयोडीन वाला थायरोसिन। और थायरोसिन एंजाइम के बारे में इसके प्रोटीन के बारे में एक बात और है, हार्मोन है एक्चुअली ये, तो इसके बारे में एक बात और है कि आयोडीन जो होते हैं किस तरीके से आइसोलेबल्ड, जो रेडियो एक्टिव जो आयोडीन होते हैं ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन, उनको क्या किया जाता है, उनको बॉडी में थायरोसिन के रूप में इंसर्ट किया जाता है। ये हमारे को डायग्नोसिस करते हैं थायराइड कैंसर के बारे में, है ना, थायराइड कैंसर के बारे में जो है ये हमारे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये आयोडीन का रोल यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे बहुत सारे आपको पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बॉडी में यूज़ करते हैं, जैसे कोबाल्ट का यूज़ आपको पता है ना, कोबाल्ट क्या करता है, रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं।
कोबाल्ट को, NaCl को, मतलब रेडियो एक्टिव NaCl को हम ब्लड कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। ये सब आप लोगों को पता है। तो ये डायग्नोस्टिक मेडिसिन के अंदर भी आते हैं, हालांकि मैं मेडिसिन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है।